Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Bear. In this video we'll learn about accounting for inventory chapter number 15. What is inventory? पहले इसकी डेफिनेशन है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले ये आपने याद रखना है कि ये हमारे क्या चीज़ होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स किस लिए होते हैं? फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में सेल के लिए ये होते हैं। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, उनसे हमने क्या करना होता है, वो प्रोडक्शन से मज़ीद आगे सेल करनी होती हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल की शक्ल में भी हो सकती हैं ये इन्वेंट्री, सप्लाईज की शक्ल में भी हो सकती हैं। टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसको प्रोडक्शन प्रोसेस में हम इस्तेमाल करेंगे, और इन रेंडरिंग सर्विस, सर्विस में भी हेल्प कर सकती हैं। इन शॉर्टकट याद बस आपने ये रखना है कि ये हमारी क्या चीज़ होती हैं, इन्वेंट्री होती हैं। फॉर सेल के लिए भी हो सकती हैं, फॉर सेल ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या कोई उसकी प्रोसेस में हेल्प कर सकती हैं, या कोई मटेरियल या सप्लाई या सर्विस में हेल्प कर सकती हैं। उसके बाद है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड, आगे जाके ना इसका क्वेश्चन करेंगे तब जाके इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये एक एस्टिमेटेड, एक अंदाज़ा लगाया जाता है ये इसकी सेलिंग प्राइस की, उसे कहते हैं। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसमें से आपने क्या करना होता है, पहले आपने एक एस्टिमेटेड सेल प्राइस ली, उसमें से आपने क्या करना है, लेस यानी कि माइनस करना होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, जो उस चीज़ को बनाने में एक एस्टिमेट लगा रहे होते हैं कि जी इतने पैसे लगेंगे कंप्लीट करने में, वो माइनस करना है। उसमें से फिर माइनस करना है एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसिटी टू मेक सच सेल, उसको सेल के काबिल बनाना, यानी कि चीज़ तैयार होने के बाद फ़ौरन नहीं होती, फुल उसके बाद कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम करो तो वो सेल के लिए तैयार होती है। दोनों को एस्टिमेटेड जो सेल प्राइस हमने सोची है उनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलाती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकलाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। उसके बाद इन्वेंट्री की आपने पहले भी टाइप पढ़ी है, 3 तरह की होती है। मटेरियल एंड सप्लाई, जो रॉ मटेरियल की शक्ल में होता है, जिसके ऊपर अभी कोई भी काम नहीं होता, हाँ माल जिसे कहते हैं। उसके बाद वो मशीनों वगैरह में, फैक्ट्री में भेजे जाते हैं, जहाँ भी जाके मज़ीद प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसके ऊपर काम शुरू हो गया होता है बनाने का, उसे कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। तीसरा कौन सा होता है, फिनिश गुड्स, जब चीज़ बिल्कुल तैयार हालत में, इधर रॉ मटेरियल में थी बिल्कुल खस्ता हाल, इधर तैयार हुई और इधर बिल्कुल बेचने के लिए रेडी हो गई, उसे कहते हैं फिनिश गुड्स। अब वैल्यूएशन प्रिंसिपल, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट करना। तो जब भी कोई चीज़ की इन्वेंट्री को आपने मेजर करना है ना, वो हमेशा किस पे करना है, याद रखो लोअर वैल्यू पे। अगर तो कॉस्ट उसकी कम है तो वो लेंगे, अगर तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो हमने एस्टिमेटेड सोची हुई थी वो कम है तो उस पर लेंगे। जो सी लोअर होगी उस पर जो इन्वेंट्री है उसको मेजर करेंगे, ठीक है। अब कॉस्ट और इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट 2 तरह से आप चीज़ इन्वेंट्री के ऊपर लगा सकते हो। अगर तो फॉर म्यूचुअली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री है तो फिर आप इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज मेथड। म्यूचुअली इंटरचेंजेबल का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्कूल के लिए ना एक डेस्क बनाए हैं, 1000 डेस्क लेने थे, और सारे नॉर्मली आपको पता है स्कूल के अंदर जितने भी डेस्क हों सारे के सारे क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो जहाँ से आप ले रहे हो उसके पास 2000 डेस्क से उसमें से 1000 आपने ले ली हैं, तो बाकी उसके पास 1000 जो है वो उसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। लेकिन जितने भी हैं वो सारे सारे सेम है, आपको कोई भी डिसाइड नहीं करना पड़ा कि इनमें से मैं कौन सा डेस्क लूँ कौन सा ना लूँ, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। उसे कहते हैं म्यूचुअली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री। अगर एक जैसी चीज़ें आपको डिसाइड नहीं करना पड़ता, जो मर्जी उठा के ले आए, तो वहाँ पर आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज मेथड। इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर तो वो है फॉर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइडेबल इन्वेंट्री, हर चीज़ का डिज़ाइन वगैरह उसकी लुक वगैरह एक दूसरे से क्या डिफरेंट है, तो फिर आप क्या करोगे, वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करोगे, इंडिविजुअली कॉस्ट मेथड, ठीक है। अगर हर चीज़ एक दूसरे से सेपरेट है तो। उसके बाद नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये किस पे मेजर की जाती है, फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोसेस पे, उस पर की जाती है। ये पहले भी मैंने बता दिया था, पीछे भी हमने फार्मूला पढ़ लिया है। ये फार्मूला बताने लगा कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती है। पहले एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होती है, माइनस उसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, माइनस कॉस्ट ऑफ मेक सच सेल, ठीक है। ये चीज़ें उसने खुद दी होती हैं, हमने बस इसमें से माइनस कर देंगे दोनों, तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। उसका फार्मूला बताया। फिर फॉर मटेरियल एंड सप्लाईज, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट।
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फिर इन्वेंट्री को क्या करना, मेजर करना। अभी बताया वही जो डायग्राम की शक्ल में, इन्वेंट्री शेल बी वैल्यूड एट लोअर कॉस्ट, कि इन्वेंट्री को जब भी आपने मेजर करना है वो हमेशा लोअर कॉस्ट पे करना है, चाहे जो भी लोअर हो गया, कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट पे, अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर है तो लोअर वाली हमेशा लेंगे। यानी कि ये लोअर का क्या मतलब, क्वेश्चन में आपके पास दो निकली होंगी तो जो कम वाली होंगी वो सिर्फ आपने लेनी है। ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस और ग्रुप बेसिस, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ, ठीक है, चाहे ये फिर दोबारा से बताया, चाहे कॉस्ट कम है चाहे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है, जो सी भी है जो लोअर वाली है वो आपने लेनी है। अब कॉस्ट से क्या मुराद है, दैट वॉज पे टू एक्वायर द इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री को हासिल करने के लिए हमने पे किए हैं वो भी कॉस्ट है। दूसरा कॉस्ट ऑफ परचेज, उस चीज़ को परचेज करने में जितनी कॉस्ट लगी है वो, प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट का मैंने बताया था रॉ मटेरियल से एक चीज़ को रॉ मटेरियल की हालत में उसको फिनिश गुड्स यानी कि बेचने की शक्ल में तैयार करने में जितने पैसे दरमियान में लग रहे हैं, जितनी कॉस्ट लग रही है उसे कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट कैन बी रियलाइज्ड बाय सेलिंग द इन्वेंट्री, जो चीज़ों को बेचने से जो हासिल होते हैं, और सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर कॉस्ट टू सेल, तो उसको सेल के काबिल बनाने में जितने पैसे लगे हैं वो उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फाइनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो हमारी माली हालत चेंज कर दे, यानी कि या तो हमारे पैसों में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो हमेशा क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी रिलायबल अ प्रूडेंट व्यू, प्रूडेंट व्यू का क्या मतलब होता है कि आप उतना अंदाज़ा लगाओ, उतना एस्टीमेट लगाओ, उतनी इन्फॉर्मेशन लो जो आपको पता हो कि चीज़ों को इन्वेंट्री को सेल करके कल को आप कुछ रिटर्न, कुछ आउटपुट भी हासिल हो सकता है, उतना लगाओ। ये ना लगाओ इतना लगा लो कि वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा हो जाए लेकिन बाद में उतना रिकवर ही ना कर सको, जो रिकवरेबल ना हो वापस सेल करके, उससे कहते हैं प्रूडेंट व्यू। तो प्रूडेंट व्यू वैसे भी अभी भी एक्सप्लेन करने लगा, क्या कहते हैं, मस्ट बी टेकन, वो प्रूडेंट व्यू आपने लेना है जो टेकन जो ले सको, वे देर इज सर्टेनिटी टू इंश्योर, जिस पे आपको यकीन हो दैट एसेट्स एंड गेन्स आर नॉट ओवर स्टेटेड, बहुत ज़्यादा नहीं आपने अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि ये सारे हम अंदाजे की बात कर रहे हैं, ज़्यादा ओवर स्टेटेड नहीं अंदाज़ा लगा लिया, या लाइबिलिटीज़ या लॉसेस को अंडर स्टेटेड, या बहुत ही कम जो लॉस को मतलब कि एसेट्स को और प्रॉफिट्स को, गेन्स को हमने बहुत ज़्यादा सोच लिया, लेकिन लाइबिलिटी को और एसेट्स और लॉसेस को हमने अंडर स्टेटेड कम अंदाज़ा लगा लिया, तो वो प्रूडेंट व्यू नहीं होगा। अब ये आगे क्वेश्चनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है आपने, इफ़ नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अगर रियलाइजेबल वैल्यू आपकी कम है किससे, कॉस्ट इन्वेंट्री से, देन एंटिसिपेटेड, ये बयान करता है दैट एंटिटी इज गोइंग टू मेक अ लॉस इन फ्यूचर, कि उसको लॉस हो जाएगा, इस रियलाइजेबल वैल्यू अगर कम हो और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या हो, ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। टू प्रूडेंट इन वैल्यूइंग द इन्वेंट्री एंड इंश्योर रिलायबली वी शुड मेजर इन्वेंट्री एट लोअर फिगर, इसलिए हमें जो सी कम फिगर वाली होंगी वो चीज़ लेनी है हमने, चाहे और नेट रियलाइज वैल्यूएबल क्यों ना हो। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज़ नॉट ओवर स्टेटेड, फिर बार बार एक ही बात बता रहा है, जो इन्वेंट्री की आपने वैल्यू मेजर करनी ना वो ओवर स्टेटेड ना हो, एंड एंटिसिपेटेड लॉस, तो उससे क्या हो सकता है, हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर लॉस हो सकता है। फिर आगे ये ध्यान के सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने इधर ही वैसे लिख दिया है कि अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लेस देन हो नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, तो फिर आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, समझ लगी। ऊपर उसने क्या था, नेट रिलायबल लोअर देन द कॉस्ट इन्वेंट्री, तो इससे क्या होगा, आपको लॉस हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लोअर देन रिलायबल इट एंटिसिपेटेड दैट इट इज गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट इन फ्यूचर, दूसरी हालत में वो कह रहा है आपको फ्यूचर भी हो सकता है। इन शॉर्टकट जो सी कम है वो आपने लेनी है, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर कम होगी तो आपको लॉस होगा, अगर वो ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। भटका लिमिटेड हैज स्टॉक ऑफ फिनिश शूज ऑन दिसंबर, ये क्वेश्चन है कि इतने 31 2009 रुपी कॉस्टिंग, कॉस्ट कितनी है 15,000, द कंपनी आल्सो हैज़ अ वर्क, ये बड़े स्टूडेंट ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये ज़्यादा चांसेस है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग में आने के, बहुत, और ये सारा चैप्टर ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक एक दो दो लाइनों के इनके आंसर है।
कोस्ट कितनी है 15,000। द कंपनी हैज़ आल्सो अ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, कंपनी के पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट कंप्लीट दिस वर्क इन प्रोसेस इज 5,000, वर्क इन प्रोसेस में 5,000 है, ऑन विच कॉस्ट 10,000 हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट टिल December 31st 2009। द कंपनी पेज 2% कमीशन ऑन सेल, 2% कमीशन पे करती है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस वो कितनी है 35,000। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक कॉस्ट फाइंड करनी है और एक पहले हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड करते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का हमने 2 दफ़ा फॉर्मूला पढ़ लिया है। क्या होता है एस्टिमेटेड सेल प्राइस, उसमें से क्या माइनस करना होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सच सेल, यानी कि उसको सेल के काबिल बनाना। वो दोनों चीज़ें इसमें से क्या की जाती हैं, माइनस की जाती हैं। 2 दफ़ा फॉर्मूला पढ़ा हमने। एस्टिमेटेड सेल प्राइस कितनी है, ये सेल प्राइस जो एस्टिमेटेड 35,000 वो लिख ली। उसमें से हमने क्या करना था एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसको कंप्लीट करने में कितना एस्टिमेटेड पैसे लगे 5,000, वो इसमें से माइनस कर देने। ये ब्रैकेट में उसने लिखा कि इन दोनों को इकट्ठा प्लस करके इसमें से माइनस कर दो। आप वैसे माइनस माइनस लगाना है तो लगा सकते हो। उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सच सेल, तो वो कितना है 2% लेना है सेल के ऊपर। तो सेल हमारी कितने की हुई है 35,000 की, 35,000 का 2% लोगे तो 700 आ जाए। इन दोनों को इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये इसने दोनों को इकट्ठा करके इधर अमाउंट लिखी हुई है, तो आप ऐसा नहीं करना, तो माइनस माइनस लगा के ये स्टेप ना करो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलती है, फिनिश गुड्स पहले लेनी है। फिनिश गुड्स कितनी थी 15,000, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस थी 10,000, तो ये दोनों को आप प्लस करोगे कितना आ जाएगा 25,000। अब देखो ये 29,300 है और ये 25,000, तो हमने कहा था इन्वेंट्री हमने उस पे लेनी है जो लेसर पे होगी। कॉस्ट इन्वेंट्री इज लेसर, अब कॉस्ट जो है, अब जो कॉस्ट है वो क्या लेसर है। नेट रिलाइज देयर फॉर इन्वेंट्री विल बी रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट एट 25,000, जो सी लेस वाली होगी वो हमने क्या करनी होती है, लेनी होती है। नेट रिलाइज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, Cotton Expert Limited engaged in manufacturing of cloth. Price of cotton acquired by Cotton Expert Limited has fallen from 200 per LB to rupees 180 पर LB। उन्होंने क्या किया, जो अपनी कॉस्ट थी ना उसको कम कर दिया, 200 से 180 कम कर दिया। एट द एंड ऑफ द मंथ कंपनी हैड 3,000 यूनिट विच इट हैड परचेज एट द रेट ऑफ 200 पर यूनिट। उसने 300 यूनिट जो है ना कंपनी ने एट द एंड उसके पास थे, वो उसने कितने के परचेज किए हैं 200 पर यूनिट के लिहाज से। द क्लॉथ मेड फ्रॉम दिस कॉटन इज सोल्ड फॉर पीस पर मीटर, तो उसने जो उससे जो 200 जो खरीदे थे जिससे, उससे कितने के बेच दिए 500 पर मीटर के लिहाज से। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मीटर क्लॉथ इज 400, जबकि कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट 400 आई है उस पर, लेकिन पर मीटर के लिहाज से, लेकिन जो उसने सेल की है वो कितने की है 500 की। ऑफ कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू 1 मीटर क्लॉथ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री है उसको कितने पे फिर मेजर करेंगे हमने वो बताना है, मतलब कि 200 पे करेंगे, 180 पे करेंगे, किस पे करेंगे। तो ये याद रखो कि अगर कॉस्ट आपकी कम है, कॉस्ट आपकी कम है और सेल प्राइस आपकी ज़्यादा है, तो फिर आप में जो हायर प्राइस होगी तो वो वाली ही ली जाती है। एज द फिनिश गुड्स आर सोल्ड अबव देयर कॉस्ट, क्योंकि जो फिनिश गुड्स हैं वो कॉस्ट से अबव सेल की गई थी। सो इन्वेंट्री ऑफ सच रॉ मटेरियल इज नॉट रिटर्न डाउन टू नेट रियलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, अगर फिनिश गुड्स क्या हो जाए, सोल्ड की जाए कॉस्ट से ज़्यादा, जैसे ये देखें 500 थी सेल प्राइस और कॉस्ट कितनी 400, अगर ज़्यादा आ जाए तो फिर आपने क्या लेनी होती है, सो सच रॉ मटेरियल इज़ नॉट रिटर्न डाउन टू नेट रियलाइज्ड वैल्यू, तो फिर नेट रियलाइज वैल्यू वाली हम नहीं लेते, यानी कि किससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट हमारे कितने थे 3000, तो 3000 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 वाले से ही करेंगे, 180 वाले से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 200 भी थी और 180 भी थी। तो उसने पूछा था दोनों में से किससे करेंगे, तब क्या करेंगे 200, बस ये आंसर है 200 मल्टीप्लाई बाय 3000, लेकिन ये साथ मेंशन आपने कर देना है। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रिंस लिमिटेड इज इंगेज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस
1 unit of raw material is converted into 1 unit of finished goods. The cost of raw material acquired by the company is rupees 300 per unit. 300 per unit से उन्होंने चीज़ें कॉस्ट बनाई है. On January 31st, due to excess supply, price has fallen from 300 to 200. ऊपर भी फॉलन की थी, इधर भी फॉलन की है, दोनों में फ़र्क याद रखना है. The cost of production 1 unit of finished goods is 500. वाइल नेट रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज 400. ऊपर क्या थी, सेल प्राइस थी, और दूसरी क्या थी, परचेज प्राइस दी हुई थी. कॉस्ट एक क्या थी, सेल प्राइस थी, और एक कॉस्ट थी. यहाँ क्या दी हुई है, एक कॉस्ट दी हुई है और नेट रियलाइज्ड वैल्यू दी हुई है. अगर कॉस्ट ज़्यादा है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. ऊपर भी यही कैलकुलेट करना था. अब रॉ मटेरियल के यूनिट कितने हैं, 7500. अब सवाल ये पैदा होता है कि 7500 को और 75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300 से करेंगे या 200 से करेंगे. आप किससे करेंगे, 200 से करेंगे. क्या, क्यों, क्योंकि अब कॉस्ट क्या ज़्यादा है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या कम है, तो इसलिए कौन सा रेट आएगा, अब कम वाला आएगा, अब ज़्यादा वाला नहीं आएगा. ये आपने एक जगह पे पॉइंट लिख के याद कर लेने. द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिटर्न डाउन टू, किस पे लिखी जाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो ये नेट रियलाइजेबल का दूसरा नाम आपने याद रखना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इसे कहते हैं. जैसे ऊपर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या थी, 180 थी, तो लेकिन यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट वाली कॉस्ट लेंगे, ऊपर नहीं लेनी थी. एज द फिनिश गुड्स वुड नॉट बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, क्योंकि उनको उस पर ज़्यादा सेल नहीं किया गया. ठीक है, इन शॉर्टकट अगर सेल प्राइस ज़्यादा है तो फिर आप क्या करोगे, जो 200 वाली प्राइस थी वो लेनी थी, जो ज़्यादा वाली. अगर वो सेल प्राइस कम है तो फिर जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कम वाला यूनिट है वो लेंगे. 75 यूनिट्स एट द मल्टीप्लाई बाय 200 पर यूनिट, तो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा. ठीक है, ये रोल मैंने जो पीछे आपको एक दफ़ा बता दिए, इनको भी एक दफ़ा MCQs के लिए ना आपने रीड कर लेना अच्छी तरह. कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइज, कॉस्ट जो है ना, क्या क्या चीज़ की इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं, याद रखने. इसके कंपोनेंट जो ये MCQs और शॉर्ट दोनों के लिए याद रखने हैं आपने. कॉस्ट ऑफ परचेज उसके अंदर शामिल होगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का पता चल गया होगा, और अदर कॉस्ट इनक्योर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जो उसको मौजूदा हालत यानी कि कहीं और पड़ी हुई थी वहाँ से वहाँ लाने पे वो उसके अंदर जो पैसे लगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कहीं गोदाम में या कहीं पड़ी थी जहाँ तैयार होनी थी वहाँ लाने तक जो खर्चे आए हैं लोकेशन में. अब कॉस्ट ऑफ परचेज, अब कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है, पहली चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा है. कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर क्या क्या चीज़ें जमेंगी, परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी. परचेज में से क्या करना, ट्रेड डिस्काउंट दिया वो माइनस करना होता है. इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड अदर नॉन रिफंडेबल, जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे ना वो कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर शामिल होंगे, जो रिफंडेबल होंगे वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपने. ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह. अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू एक्वायर द फिनिश गुड्स मटेरियल एंड सर्विसेज, जो डायरेक्टली फिनिश गुड बनाने के लिए वहाँ पे जो पैसे लग रहे होते हैं. ठीक है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन है बड़ा इजी. हारून टेक्सटाइल लिमिटेड, एक सिंपल सा वैल्यू प्लस ही करनी है. हारून टेक्सटाइल लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद फॉलोइंग डिटेल. इनवॉइस वैल्यू ये है, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स, रिफंडेबल सेल टैक्स, कैरिज कमीशन पे टू एजेंट फॉर क्लियरेंस ऑफ रॉ मटेरियल. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज हमने फाइंड करनी है, यानी कि कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी. तो ये मैं आपको वैसे ही बताता हूँ. इनवॉइस वैल्यू भी इसके अंदर आ जाएगी, कस्टम ड्यूटी 150 वो भी आ गई, CED सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो भी इसके अंदर शामिल होगी, नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स वो भी इसके अंदर शामिल हो गया. लेकिन आगे देखो रिफंडेबल सेल टैक्स वो नहीं आया. मैंने ऊपर हाईलाइट करके बताया था कि जो नॉन रिफंडेबल होंगे वो इसके अंदर शामिल होते हैं, जो रिफंडेबल होते हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे. तो इसलिए जस्ट ये 180 को छोड़ के बाकी सबको आपने प्लस कर लेना है, तो आपके पास क्या निकलाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज निकलाएगा. उसके बाद नीचे ये MCQs के लिए आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है या शॉर्ट में भी. तो एब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल लेबर, यानी कि ये कॉस्ट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट इन्वेंट्री स्ट्रेट अवे एज एक्सपेंस, उसको फिर आपने क्या करना है, अपने एक्सपेंस में शामिल करना है.
तो ये एक दफ़ा आपने ये सारा पढ़ लेना, स्टोरेज कोड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एबनॉर्मल अमाउंट, ये एक दफ़ा ना जस्ट आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना बस अच्छी तरह।